अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और हमारा जो क्वेश्चन होगा 2.17 की तरफ। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड दिस आल्टर a1? क्रॉस प्रोडक्ट है a2 पर से, तो a1 मल्टीप्लाई बाय a2 यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो कह रहे हैं कि अगर हम कंपोनेंट ही चेंज कर देते हैं दो वेक्टर्स के, हमारे पास एक वेक्टर a है और दूसरा a2 है। a1 और a2 दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके कंपोनेंट्स चेंज करेंगे तो वो किसका मतबादल होगा, इसका मतबादल फिर क्या होगा, मतबादल का मतलब अल्टरनेट क्या होगा, चेंज क्या होगा इसका। तो सपोज दैट हमारे पास एक जो है वो वेक्टर है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं पोजीशन वेक्टर a1 को a(x(i) a(1)y(j) a(1)z(k), इसी तरह a2 को a(2)x(i) a(2)y(j) a(2)z(k), इस तरह से हमने बना लिया। अब इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हमें पता है ये, इसको हम इस शेप में लिखते हैं। अब क्या हुआ कि जब हमने इसको ओपन किया, इसको ओपन करने का आपको पता है, ये आपने मैथ में भी ये इसको ओपन किया हुआ है, मैथ की जो मैट्रिक्स में यूनिट है, आई थिंक यूनिट नंबर 3 है मैथ में। तो हमारे पास ये इसके जो कंपोनेंट्स, इसको ओपन जो है वो लेकिन यहाँ पे आपने करना नहीं है, ठीक है, इसको आपने बस इस शेप में लिख लें। अब क्या होगा, अगर इसके हम जो है साइन को क्या करते हैं, चेंज कर रहे थे, माइनस यहाँ पे प्लस था ना, अब क्या कर दिया हमने, इन वेक्टर्स के साइन जो हैं वो हमने चेंज कर दिया। अब जब चेंज किए तो क्या हुआ कि यहाँ पे इसको हमने a1 ये हमने बार लिख दिया, a1 बार a2 बार, यानी कि वेक्टर्स के नाम भी हमने चेंज कर दिए। अब देखें क्या होता है कि हमने माइनस इस रो में से कॉमन लिया, एक इस रो में से माइनस कॉमन लिया। जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, इस रो में से सारे साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये अब दोनों में से कॉमन लिया है, दो रो में से, तो 2 माइनस आ गए। अब ये मल्टीप्लाई होंगे फिर 1 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल आ गए। क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो मतलब कि अगर a1 और a2 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, उसके वेक्टर्स के साइन चेंज कर दिए जाएं, तो हमारे पास वही क्या आता है, वही रिज़ल्ट आता है। तो लेकिन ये है कि हमने इसमें एक चीज़ जो है वो देखनी है, और वो ये है कि हमारे पास अगर ये a1 जो है a2 की तरफ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, तो अब देखें ये हमारे पास किस तरह होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर ये हमारे साइन चेंज कर दें इस तरह से, तो अब जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो होगी तो इसी तरफ। लेकिन अब देखें है फिर वही डायरेक्शन है, चेंज तो हो गई है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, मतलब कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ा साइन चेंज करने से। तो ग्राफिकली भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि ये इसकी डायरेक्शन वही रहती है। क्लियर हो गया, साइन चेंज कर दें या ना करें। अच्छा जी, तो ये 2.18 की तरफ आते हैं। नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक a1 मल्टीप्लाई बाई a2 इज इक्वल टू 0, यानी कि नल वेक्टर के इक्वल है। क्रॉस प्रोडक्ट लिया टू वेक्टर्स का, तो वो नल प्रोडक्ट आए। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करें दो वेक्टर्स हैं, एक a1 है और एक a2 है, वो 0 है उसका जो अगर इसमें से a1 और a2 इज़ 0 इफ़, यानी कि इनका दोनों को प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। कब, उनका ये कंडीशन ये है कि a1 और a2 इज़ अ नल। अगर हमारे पास इन दोनों में से फ़र्ज़ करें अगर ये 0 है, ये 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। या फ़र्ज़ करें ये वाला 0 है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गई, ये 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों में से अगर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, यानी कि नल वेक्टर है कोई एक, तो वो क्या होगा, हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सेटिस्फाई कंडीशन हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये कंडीशन बन जाएगी, तो उसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सेकंड हमारे पास ये है कि a1 एंड a2 आर पैरेलल। अगर हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल a वेक्टर भी इसी तरह है, b वेक्टर भी इसी तरह है, तो अब क्या होगा, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर हमारे पास 0 डिग्री होगा, जब 0 डिग्री होगा तो आपको पता है कि हमारे पास a क्रॉस a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू a1 का मैग्नीट्यूड a2 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह 0 पुट करें, साइन 0 0 होता है, तो नल आ गया।
इसी तरह से A1 एंड A2 आर एंटी पैरेलल। अगर A1 इधर है A2 इधर है तो ये एंटी पैरेलल एंगल कौन सा बन गया 180। साइन 180 क्या होता है आपको पता है 0। तो इस सूरत में भी क्या आएगा आपके पास नल वेक्टर आएगा। तो ये आपके पास तीन कंडीशन ऐसी हैं जिस अगर ये तीनों कंडीशंस की वजह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ सकता है। आगे है 2.19 आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीज़न। हमने पहले तो ये बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी जो है वो ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और हमने एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि ऐसी मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है या ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। तो हमारे पास a body in equilibrium implies that it is neither moving nor rotating। कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं है, अगर वो तो ना मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट्स हमारे जहन में ये जो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में पड़ी हुई है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि अगर जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये उससे थोड़ी मिलती जुलती है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो कह रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है दैट इट इज़ नाइदर, ना तो वो मूव कर रही है ना रोटेट कर, इसका मतलब रेस्ट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जो पेंडुलम है, पेंडुलम जब मूव करता है तो इसकी बॉब यहाँ पे आती है, तो चंद लम्हे के लिए यहाँ पे रुकती है फिर वापस आती है। जब ये चंद लम्हे के लिए यहाँ पे रुकी, हम कहेंगे कि मोमेंटरली स्टॉप दिस पॉइंट। जब एक मोमेंट के लिए यहाँ पे रुकी तो हम देखें ना, अब वो वाली कंडीशन जो है वो है ना तो वो मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है। लेकिन ये ना मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है एट अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में भी ये क्या है इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इस पर डाउनवर्ड फोर्स तो लग रही है, इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी, स्टॉप उधर नहीं करने देगी। तो वो जो एक मोमेंट का स्टॉप किया है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आप क्लियर हो जाएगा मज़ीद। देखें एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो अब ये जब ये इसको हमने फोर्स लगाई और ये इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पे जब आया तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पे स्टॉप किया। अब जब स्टॉप किया तो आप देखें ना, वो ना तो मूव कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, तो क्या हम इसको कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अभी भी एक्ट कर रही है, जिसको हम कहते हैं W=mg। तो इस वजह से भी क्या है कि ये हम नहीं कह सकते कि ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? ये बिकॉज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी में मूव और रोटेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो रीज़न ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ा हुआ है कि बॉडी जो है वो क्या करती है, मूव या रोटेट करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर करे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आ गया, यानी कि पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई। तो अब ये इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब ये स्टेटमेंट आपकी क्लियर। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इफ़ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम अ क्लोज पॉलीगॉन, एक क्लोज पॉलीगॉन की तरफ फोर्सेस के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो फोर्सेस के वो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है? देखें, कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करती हैं। जब एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करें जितनी भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्ट अगर क्या होता है, ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि अगर उसके ऊपर जो है वो तमाम फोर्सेस जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं तो उसका रिजल्टेंट ज़ीरो है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास सेकंड वाली बी वाली ट्रू है। 2.20 है, पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, शो बाय डायग्राम दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। कह रहा है कि एक पिक्चर है सस्पेंड की हुई है दीवार के साथ, उसके साथ टू स्ट्रिंग्स हैं, दो रस्सियाँ बांधी हुई हैं हमने, एक इधर और एक इधर, ये वाली इस तरह से, ठीक हो गया, सस्पेंड की हुई है इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि शो बाय द डायग्राम बनाए, इस तरह से हमने डायग्राम बनाई हुई है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन करें किस मामले में, फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम, किस हिस्से पर जो टेंशन है वो मिनिमम लगेगी। तो एक तो बात ये है कि वी रिजॉल्व द टेंशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब टेंशन ये लग रही है ना,
ये इस तरफ खिंचाव है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ये कोई मेक बंधी हुई है, तो ये पिक्चर लगी हुई है, इसके साथ ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, रस्सियाँ हैं। अब ये इसकी जो टेंशन है ये इधर इस तरफ है, इधर खिंचाव ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चूँकि रस्सियाँ जो हैं, स्ट्रिंग जो है ये इसकी ये लगी हुई हैं, तो इसको हम x और y कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास x कंपोनेंट्स में आ गया, ये y कंपोनेंट्स में, T1 कह लिए इसको, ये T2 है, इसको भी इसी तरह हमने क्या कह लिया, x में और ये y में। अच्छा जी, रिजॉल्व हो गई। अब क्या करना है कि fx जो है वो इक्वल टू 0, यानी कि fx हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, हाँ वर्टिकली जो है वो लग रही हैं, उस तो वो हम ऐड कर लेते हैं T1 T2 को। T sin थीटा इज इक्वल टू W क्या है, वेट है, जो क्या है नीचे की तरफ है, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी कि वर्टिकल जो उसके कंपोनेंट्स हैं टेंशन के वो रह जाएंगे। तो 2T sin थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू W, और ये हमारे पास T इधर रहेगा, 2 sin थीटा नीचे डिवाइड होगा। नाउ द टेंशन विल बी द मिनिमम व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। अगर इनके दरमियान एंगल जो है ये कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री जब बनेगा तो क्या होगा, sin 90 क्या होता है, sin 90 1 होता है। sin 90 1 होगा तो क्या होगा, टेंशन द टेंशन विल बी मैक्सिमम, उस वक्त टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया। द टेंशन विल बी द मैक्सिमम स्ट्रिंग इज़ वर्टिकल। अगर स्ट्रिंग वर्टिकल हैं तो तब क्या होगा हमारे पास जो है वो क्या होगा, स्ट्रिंग वर्टिकल होने से जो टेंशन है वो मैक्सिमम लगेगी, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे टेंशन कोई भी नहीं लगे, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली है वो टेंशन नहीं लगेगी, मिनिमम टेंशन आप कह लें, या आप कह लें कि 0 होगी। लास्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। कह रहा है कि एक बॉडी जो है रोटेट कर सकती है अपने सेंटर ऑफ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका ये सेंटर है, तो ये इसके अराउंड जो है एक्शन ऑफ इट्स वेट, इसका वेट जो है यहाँ पे है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। तो अब वेट यहाँ पे होने की वजह से आप बताएं कि इस पॉइंट्स पे वो क्या कर सकता है, जो है एक्शन ऑफ इट्स वेट क्या अगर रोटेट कर सकता है। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, अब देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम जो है मूव करवाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास जो है स्पैनर है, स्पैनर से हम क्या करते हैं, ये फोर्स हम अप्लाई करें इधर, और ये क्या है इसका मोमेंट आर्म। तो रोटेट करवाने के लिए मोमेंट आर्म का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोमेंट आर्म नहीं है। हम कहेंगे द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वेट जो है पासिस थ्रू पिवट पॉइंट, ये जो है पिवट पॉइंट से पास कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो द मोमेंट आर्म बिकम 0। तो मोमेंट आर्म यहाँ पे है ही नहीं है। वी नो दैट एल जो है, एल को मोमेंट आर्म कहते हैं, तो वो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो टार्क क्या होगा, 0। द टार्क विल बी 0, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, यही आज के क्वेश्चन थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नए आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकें। थैंक यू।